जय हिंद। आज जो है हम लोग एसएसटी के पूरे सब्जेक्ट का जो है आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। एक मिनट, थोड़ा तार को बढ़िया से कर दे, कैसे कि एक बार वीडियो बन चुकी है जिसमें आवाज़ के प्रॉब्लम के कारण हम जो है, ठीक है, थोड़ा मर करवा दीजिएगा। ठीक से लग रहा है ना? ठीक है, चलिए। तो आज जो है हम लोग एसएसटी के सभी क्वेश्चनों को, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है हम लोग आज जो है पढ़ने वाले हैं और जानेंगे। पढ़ेंगे नहीं, हम ये जो क्वेश्चन बता दे रहे हैं थोड़ा मोड़ा आप लोग को बता देंगे, कैसे कि ज़्यादा देर का वीडियो हो जाएगा। ज़्यादा समझाएंगे तो 2 घंटा लग जाएगा। अगर चाहेंगे कि अगर कमेंट करके बताएंगे आप लोग, तो हम इस सब का जो है डिटेल से आपको हर क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन आंसर करा देंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग आज जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो एसएसटी के सभी सब्जेक्ट के बारे में, जैसे होगा इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक, ये सब के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो है आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे जो इतिहास में अगर चले, देखिए यहाँ पर सब पढ़ा दिए थे लेकिन आवाज़ प्रॉब्लम के कारण फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मेहनत ज़्यादा दबा के हो रहा है, इसीलिए आप लोग जो है लाइक भी दबा के कीजिए, शेयर भी ज़्यादा कीजिए। ठीक है, लाइक शेयर होते रहता है ना तो एनर्जी बना रहता है। बात समझ रहे हैं? चलिए, कन्फर्म है कि यही में से लड़ेगा दूसरा में से नहीं आने वाला है, इसको याद कर जाइए। उसके बाद देखिए कमाल, नहीं लड़ेगा तो हमरा से आगे पूछिएगा। चलिए, सबसे पहले इतिहास के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद है। ठीक, इस यूरोप में राष्ट्रवाद के चैप्टर में से हम 5 क्वेश्चन को चुने हैं और 5 क्वेश्चन में से भी MVVI आपको लास्ट में बताएंगे। अभी तो VVI बता रहे हैं, लास्ट में MVVI देंगे। यानी टोटली अगर देखा जाए सभी सब्जेक्ट का 40 क्वेश्चन हम जो है गेस किए हैं, लेकिन उसमें से भी हम 15 से क्वेश्चन कम से कम हटा देंगे। आपके पास मात्र 20 से 21 क्वेश्चन, 20 लगभग समझिए, 20 क्वेश्चन ही आपको देंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा सारे विषय के लिए एसएसटी का। तो यहाँ पे सबसे प्रथम है 1830 की क्रांति, उसके बाद है 1848 की क्रांति, गैरिबाल्डी की कार्य का चर्चा करें, मेटरनिक युग, मेजनी कौन था, इटली एकीकरण, जर्मनी एकीकरण का कौन सा बाधाएं था, उसके बाद कौन कौन से उसमें जो है शासक अपना जो है रोल दिए हैं, भूमिका निभाए। ठीक, जर्मनी के एकीकरण के बाधाएं, तो ये सब जो है पहले वीडियो में हम समझा चुके हैं, हर चैप्टर बाई चैप्टर 1 शॉट। तो आप लोग वहाँ पे जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और जाके वहाँ पे देखिए, पहले इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट जो है। ठीक, पहले इसको देखना है। ठीक, तो सबसे पहले 1848 की क्रांति देखो तो ये फ्रांसीसी क्रांति है, सबको मालूम है। चार्ल्स एक्स जो है वहाँ पे शासन किया था। बात समझ रहे हो? चार्ल्स एक्स शासन किया था, पोलिगनिक प्रधानमंत्री बना था, बहुत से व्यवस्था को चेंजिंग किया, जिसके कारण वहाँ के लोग भड़क गए इसके प्रति और वहाँ पे विद्रोह खड़ा कर दिया, जिसके कारण जो है उसको इंग्लैंड पलायन करना पड़ा। ठीक, अब देखिए 1848 हुआ कि क्रांति है फ्रांस का हुआ था, जिसमें लुई फिलिप शासक बना था। 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, वो जो है वहाँ के व्यवस्था को गींच गांच के तहस नहस कर दिया था, जिसके कारण वहाँ पे लोगों में जो है मतलब रूढ़िवादी विचार पैदा हो गया और उसके प्रति जो है घृणा करने लगा और विरोध किया इतना कि जो है लेमार्टिन वगैरह मिलके, हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, आप लोग जाके घर पे पढ़ लीजिएगा इसको। अब ज़्यादा डिटेल में चलेंगे तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो इसको जो है आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। थोड़ा थोड़ा हम जो है मतलब क्या बोले चटनी दे रहे हैं, आप लोग जो है घर पे जाके बढ़िया से कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे जो है लुई फिलिप जो है गीजो को प्रधानमंत्री बनाता है 1840 में। उसके बाद जो है स्वर्णिमा मध्यवर्गीय नीति भोज भात करता है, ठीक, खुश करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, उल्टा पड़ जाता है। लेमार्टिन और लुई ब्लॉ, ये दोनों मिलकर जो है भड़का देता है लोगों को, और लोगों को भड़का के इसके विरोध खड़ा करके क्या करता है, इसका इतना विरोध कराता है कि ये जो इंग्लैंड पलायन कर जाता है। गैरिबाल्डी के कार्य को चर्चा करें तो ये एक प्रकार का नाविक था। कथी था? नाविक था, पेशे से नाविक था। वो जो है सशस्त्र क्रांति की सेना बना के लोगों को एक करना चाहा। बात समझ रहे हैं? लोगों को एक करना चाहा। बाद में काउंट के सिसिली, नेपल्स वगैरह को जीता। ठीक, उसके बाद जो है काउंट काबूल के प्रभाव में आकर जो है उसके
पक्षधर बन गया। बात समझ रहे हैं? पहले मिजनी के विचारों का समर्थक था, लेकिन काबूल के प्रभाव से आके ये पक्षधर बन गया। ठीक, उसके बाद जो है ये अपना जो है जीवन अपना गृहस्थ में बिताने लगा, कहे से कि रोम पर आक्रमण करने जा रहा था, लेकिन विक्टर एमेनुअल करने नहीं दिया। ठीक, जिसको जो है भारतीय संस्कृति में भी लिखा गया है। इटली जर्मनी का एकीकरण आप लोग देख लीजिएगा डाटा। जैसे इटली में देखा जाए तो बहुत ऐसे शासक बने, जैसे काउंट काबूर, मेजनी, ठीक, ये लोग जो है। उसके बाद गैरीबाल्डी देख लीजिए, विक्टर एमेनुअल देख लीजिए, ये सब काम किए थे। उसी तरह जो है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क बहुत अच्छा भूमिका निभाया था। उसके बाद जर्मनी के बाद है, तो जर्मनी के बाद है क्या, तो जर्मनी के बाद 363 में जो है बटा था, पहली बात। और दूसरी बात है कि ये जो लोग अलग अलग जो है जाति धर्म नस्ल में बटा हुआ था, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में। उसके बाद देखा जाए तो ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा जो है बाधा था, मेटरनिक, घोर प्रतिक्रियावादी। उसके बाद आगे देखें कार्ल मार्क्स की जीवनी, कार्ल मार्क्स का परिचय देना है। तो 5 मई जो है 1818 को कार्ल मार्क्स का जो है जर्मनी में जन्म होता है। ठीक, और उनका मृत्यु जो है 1883 में हो जाता है। इसी बीच जो है उनको जो है जेनी से बचपन का दोस्त था, जेनी से शादी होता है। उसके बाद शादी करते हैं, बर्लिन वगैरह ये सब पढ़ते हैं, तो ये सब डिटेल में देख लीजिएगा आप। तो शादी होता है, उसके बाद जो फ्रेडरिक एंगल्स से जाते हैं, पेरिस में मुलाकात करते हैं, वहाँ समाजवादियों का जो है घोषणा पत्र घोषित करते हैं। उसके बाद जो है दास कैपिटल का रचना करते हैं 1867 में। उसके बाद जो है उनके मरने के बाद जो है 3 गो जो है खंड उसका प्रकाशित भी होता है। आप समझ रहे हैं? 74, 85 और 91 में। अब देखिए खूनी रविवार। तो खूनी रविवार जो रूस जापान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जापान हार गया था ना। तो लोगों को जो है भूखमरी बेरोजगारी इतना फैला कि सेंट कैथोलिक चर्च जो था, सेंट पीटर्सबर्ग जो चर्च था, जार का महल, उसके खिलाफ जो है उसके इर्द गिर्द जो है लोग रोटी दो रोटी तो के मांग किया, और इतना मांग किया कि वहाँ के जो सैनिक पे आदेश हो गया कि इन लोगों पर निहत्थे पर गोली चला दो, जिससे बहुत जो है निहत्थे लोग मरे गए। और वह दिन था रविवार, जिसके नाम पड़ गया खूनी रविवार या लाल रविवार। आगे देखते हैं। नई आर्थिक नीति एक प्रकार का जो है लेनिन के द्वारा पारित किया गया नीति था, जो बहुत अच्छा था अगर देखा जाए तो। बात समझ रहे हैं? इसमें था कि आप जो है 10-20 भी मजदूर आपके पास है, लोगों का समूह है, तो आप उद्योग बढ़िया से खोल सकते हैं। आपको जो है मतलब जितना कर फिक्स किया गया है उतना ही देना है हमेशा, ये ना कि बढ़ा दिया जाएगा कभी घटा दिया, नहीं, एक फिक्स कर था। ठीक, तो इस प्रकार जो है व्यवस्था था, आप देख लीजिएगा। उदारीकरण मतलब होता है कि जैसे हम लोग लाइसेंस वगैरह लेते हैं, ये सब उदारीकरण जो सरकार सुविधा प्रदान कराती है, उदारीकरण में आता है। निजीकरण का मतलब होता है कि प्राइवेटाइजेशन। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि रेल भेज दिया, भेल भेज दिया। बात समझ रहे हैं? मोदी को जो है क्या बोलते हैं, आरोप लगाता है कि रेल भेज दिया। रेल कैसे भेज सकता है? अगर कोई सरकारी सामान को हाथ भी लगा दिए तो उसको जो जमानत भी नहीं होगा। 1 मिनट, तो रेल भेजता नहीं है, प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। उसको जो है किसी निजी व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया जाता है, उससे जो है पैसा ले लिया जाता है, और उस पैसा को जो अपने देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कहीं जो खर्चा कर दिया जाता है, फिर जो है किसी समय अंतराल के बाद उसको फिर सरकारी कर दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे। अक्टूबर की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, ये सब जो है रूस वगैरह में हुआ था 1917 में, इसको देख लीजिएगा आप। ठीक, उसके बाद फरवरी क्रांति 1917 में हुआ था, ये देख लीजिएगा। रूसी नीति, आप लोग जानते हैं रूसी नीति मतलब जार जो है बहुत मजदूरों पे, किसानों पे जो अत्याचार करता है, इसको आप देख लीजिएगा। हिंद चीन का अर्थ क्या होता था? हिंद चीन समझते हैं हम लोग कि भारत और चीन का प्रभाव जिस पे पड़ा था लाओस, कंबोडिया और वियतनाम पर, इस एरिया को हम लोग हिंद चीन के अंतर्गत रखते थे। चलो, रेशम मार्ग था कि रेशम मार्ग देखा जाता है एक व्यापार का रास्ता था, समुद्री व्यापार का, यूरोपीय कंट्री से जो है होता था। ठीक, रेशम मार्ग। माइलीगांव आप लोग जानते हैं कि एक दक्षिण वियतनाम का जगह था माइलीगांव, वहाँ पे जो है अमेरिका सैनिक के द्वारा 68 में, बात समझ रहे हैं, 1968 में क्या हुआ था कि वहाँ पे लोग लड़कियों को, औरतों को, छोटे छोटे बच्चियों को, बुढ़ऊ को, सबका क्या करता, रेप करके गोली मार के आग लगा दिया जाता, जिसमें से एक बुढ़ऊ बच गए। और उस बूढ़ा व्यक्ति के कारण ये जो बात जो है पूरी दुनिया को सुनना पड़ा, और ये चर्चा जो है पूरी दुनिया में होने लगा, और अमेरिका को थू 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 होने लगा। बात समझ रहे हैं? माइलीगांव का अब लोग हुआ आंदोलन। तो हुआ आंदोलन देखा जाए तो 39 में हुआ था। ठीक, ये 39 में हुआ था। अब 1939 में जब हुआ था, इसका जो है हुइन फुसो इसका जो है नेता के नेतृत्व कर रहे थे। ये जो है धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। ठीक, चलिए आगे। नपाम क्या है, एजेंट ऑरेंज क्या है? तो नपाम एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ है, जो शरीर पे पड़ने के पश्चात जो है ये क्या होता है, शरीर को जलाने लगता है, चमड़ा को जलाने लगता है। ठीक,
ये जो है युद्धों में, छापामार युद्धों में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था। एजेंट ऑरेंज क्या है? तो ये जो है एक प्रकार का भी पदार्थ है जो ये वनस्पतियों को नष्ट करने में, ज़्यादा मुरझाने में जो है ये कार्य करती है। ठीक, ये जो है छापामार युद्ध, गोरिल्ला युद्ध में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था वियतनाम में। असहयोग आंदोलन आप लोग जानते हैं 1920 से 22 के बीच जो है महात्मा गांधी के द्वारा चालू हुआ था, जिसमें जो है बहुत ऐसी जो है घटना हुई थी, रॉलेट वगैरह, जलियांवाला खिलाफत, बहुत ऐसा हुआ था जो आपको देख लीजिएगा। रॉलेट 1919 में पारित हुआ था, जो एक काला कानून की तरह था, जो महात्मा गांधी बोले थे। इसमें जो है बिना संदेह को किसी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक, जलियांवाला तो आप लोग जानते हैं 1913 अप्रैल 1919 जो है अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में जो हुआ था, बैसाखी मेला लगा था, जनरल डायर गोलियों चलाया था, राजहंस वहाँ का जो है चुंगलई किया था, जिसको उधम सिंह खूब जुतिया के मारा था जनरल डायर को जाके इंग्लैंड में। आगे खिलाफत हम लोग जानते हैं कि जिस प्रकार हम लोग फिलिस्तीन से हम लोग इजराइल लड़ा है। देखिए आज के अभी आधुनिक जीवन में देखा जाए, अभी आज के जो है समय में देखा जाए तो 57 देश जो है, 57 मुस्लिम राष्ट्र जो है सिर्फ कहने के लिए है। अगर देखा जाए सबसे अगर ताकतवर है 57 मुस्लिम राष्ट्र में तो पाकिस्तान, ईरान और इजराइल, सॉरी इजराइल कह रहे हैं, पाकिस्तान, ईरान और एक कौन है, पाकिस्तान, इजराइल और क्या बोलते हैं, शायद अरब कंट्री शायद है, ऐसा ही करके देख लीजिएगा आप लोग। तो ये है 3 वो, उसके बाद 57 मुस्लिम कंट्री जो है कोई काम के नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो उस तरह का है। तो आगे देखते हैं। तो खिलाफत आंदोलन जो है 1920 में चालू हुआ था भारत के द्वारा, यानी सॉरी तुर्की, याद आ गया, यानी तुर्की आजकल देखें सबसे ज़्यादा अगर ताकतवर कोई मुस्लिम राष्ट्र है, 57 मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन उसमें 3 ही जो है राष्ट्र बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जैसे देखा जाए पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इसके अलावा कोई भी जो है राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र ज़्यादा ताकतवर नहीं है। फिलिस्तीन को जो गाजा पट्टी था बर्बाद कर दिया, बर्बाद हो गया, वो इजराइल कर दिया उसको बर्बाद, अब कोई काम नहीं आया। तो सिर्फ कहने के लिए है, बात समझ रहे हैं। तो फिलिस्तीन में जैसे हुआ था ना, भारत के मुसलमान जो है सपोर्ट किया था किसको, फिलिस्तीन को, उसी प्रकार जो है तुर्की में भी हुआ था। इस प्रकार तुर्की के खलीफा को जो है उसके शासन व्यवस्था से हटा दिया गया था, और यहाँ के मुसलमान जो है क्या किया था कि तुर्की को खलीफा, जो खलीफा था वहाँ के शासक के खलीफा बोला जाता था, तो उस खलीफा को पुनः स्थापित करने का जो है प्रयास करने के लिए ये लोग आंदोलन किया था, इंडियन मुस्लिम लोग। ठीक, इसी से हम लोग खिलाफत आंदोलन के जो है रूप में मानते हैं। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग थोड़ा बता देते हैं। असहयोग जो है 1920 से 22 में चला था महात्मा गांधी के द्वारा में। इसमें जो है बहुत प्रकार के जो है मुद्दा उठाए गए थे महात्मा गांधी के द्वारा, लेकिन चौरा चौरी गोरखपुर में जो है हत्याकांड हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था। एक जो है उसमें मुख्य अध्यक्ष था, 21 जो है पुलिसकर्मी था। इसको जलाने के पश्चात जो है यह चौरा चौरी कांड हो गया और असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा महात्मा गांधी के द्वारा, और महात्मा गांधी को जो है 6 साल की जेल कम से कम लगाया गया था। ठीक, और जो निम्न वर्ग के जो नेता थे लोकल, उसको 2 वर्ष के जो है सजा दी गई थी। जिसके बाद जो है 6 वर्ष बाद जो है महात्मा गांधी 1930 में आते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं बहुत सारी मुद्दा को लेकर। स्वराज मुद्दा हो सकता है, या फिर देखें तो खिलाफत आंदोलन था, जालियांवाला था, ये सब था। और एक सवाल और पूछेगा, जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इसमें जो है कैसर हिंद का उपाधि त्याग दिए थे महात्मा गांधी, नाइट की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है त्याग दिए थे, इस प्रकार। उसके बाद किसान आंदोलन में देख लीजिए चंपारण सत्याग्रह, खेरा मुपला और बारदोली। तो आप लोग चंपारण सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1917 में महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ला के द्वारा मतलब बुलाए गए थे। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है कर से लोगों को मुक्त कराया, 3 कटिया प्रणाली जो था ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा था, उसको जो है मुक्त कराने का प्रयास किए महात्मा गांधी। ठीक, उसके बाद देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय के कारण। तो ये राष्ट्रवाद देखा जाता है 1857 के क्रांति सिपाही विद्रोह हुआ था, उस समय से जो है राष्ट्रवाद हम लोग को फैल गया भारत में, बात समझ रहे हैं। और लास्ट में जो है आज़ाद हिंद फौज जो था सुभाष चंद्र बोस जी का, वो जो है खैद के लोगों को, मतलब अंग्रेज लोगों को इतना मारा कि इसको यहाँ से भागना पड़ा। 1848 में हमारा देश आज़ाद होने वाला था, लेकिन 47 में भाग गया, वो तो आज़ाद हिंद फौज के कारण। ठीक, चलिए आगे आते हैं। औद्योगिकरण और उपनिवेशवाद। औद्योगिकरण का मतलब होता है ज़्यादा पैमाने पर क्या करते हैं हम लोग, मशीनों का जो है कारखाना खोल देते हैं, जिसको हम लोग कथी कहते हैं,
औद्योगिकरण, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर उद्योगों का निर्माण करना कथी कहलाता है? औद्योगिकरण। उपनिवेशवाद, जब छोटे देश पर कोई बड़ा देश जो है कब्जा करके उसके संसाधन का जो है उपयोग करता है, जैसे हम लोग आजकल पेट्रोल लेते हैं ईरान इराक से, उसी प्रकार जो है कब्जा करके समुद्री मार्ग से जो है निर्यात आयात करता है। बात समझ रहे हैं? इसको हम लोग कथी कहते हैं? उपनिवेशवाद। उसके बाद कुटीर निरोधीकरण, तो कुटीर का मतलब होता है कि छोटे पैमाने पर उद्योग जो हाथ से अधिकतर बनाया जाता है, जैसे हम लोग सलाई, सिगरेट, बीड़ी, बात समझ रहे हैं, अगरबत्ती, लहटी, चूड़ी, ये सब बनता था। तो छोटे पैमाने का डलिया, सूप, टोकरी, डेली, चटाई, स्वेटर, ये सब कुटीर उद्योग में आ जाता है। ठीक। और निरोधीकरण का मतलब होता है औद्योगिकरण के द्वारा कुटीर उद्योगों को नष्ट करना निरोधीकरण कहलाता है। ठीक। आगे बुजुर्गा वर्ग का मतलब होता है क्या? कि मध्यम वर्ग, जैसे मिडिल क्लास के लोग को बुजुर्गा वर्ग कहा जाता है। आगे अस्लम, कंपनी के बगल में जो मजदूर बसे होते हैं कूड़े करकट पे तंबू लगा के, उसको अस्लम कहा जाता है, उस स्थान को स्लम कहा जाता है। ठीक। आगे देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब होता है कि एक कंपनी अन्य देशों में अपना जो है कंपनी स्थापित करके बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही है, उसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे कोको कोला, सैमसंग जो है, ये सब हो सकता है। भूमंडलीकरण का मतलब होता है सारे भू को एक कर देना, भूमंडलीकरण कहता है। जैसे भारत का भू को, विदेशों को भू को एक कर देना का मतलब क्या? आयात निर्यात हम लोग का परस्पर चलता रहे, इसको भूमंडलीकरण। महामंदी जो है सबसे ज्यादा जो है अमेरिका से शुरुआत होता है, पूरे विश्व में 1929 में फैल जाता है। बात समझ रहे हैं? जो 34 तक जाके खत्म होता है। बात समझ रहे हैं? ये जो है अमेरिका से वर्ल्ड वार के कारण हुआ था, जो सबको ज्यादा से ज्यादा कर्जा दे दिया था, महामंदी फैल गया। और जब बड़े देश में महामंदी फैलता है तो कंफर्म है कि अन्य देशों में भी महामंदी फैल ही जाएगा, जो धीरे धीरे 1929 तक सारे विश्व में फैल गया। आगे ब्रिटेन वुड्स एक ऐसा समूह था जिसमें जितने भी क्या बोलते हैं देश थे, अन्य देश थे, उसको जो है आर्थिक लाभ पहुंचाने का ये काम करता था। ठीक। पैसा देने का काम करता था। कौन? ब्रिटेन वुड्स एक समूह। सर सैयद अहमद कौन था? सर सैयद अहमद कहे तो एक प्रकार का दलाल था, जो हिंदू मुस्लिम करके लोगों को भड़काता था अंग्रेजों के इशारे पर। चलो आगे देखते हैं। मार्टिन लूथर एक प्रकार का देखा जाए तो मतलब समाज सुधारक था, समाज को सुधारने वाला था। जैसे हम लोग को देख ले राजा राम मोहन राय, सती प्रथा का अंत करके समाज को सुधारने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद समाज सुधारक थे। इस प्रकार जो है मार्टिन लूथर भी था। मार्टिन लूथर जो है क्या किया, अपने जो है पुस्तकों में, अपने जो है पत्रों में, जितने भी कैथोलिक, रोमन वगैरह दोनों भागों में बटा था, उसके कुरीतियों को लिख के चर्च के गेट पर टांग देता था। उसको टांग के बाद के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जगाने का प्रयास करता था और आंदोलन छेड़ने का प्रयास करता था। ठीक। कौन? मार्टिन लूथर। आगे देखते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस। वर्नाक्यूलर प्रेस 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित होता है। यह प्रेस एक्ट जो था, यह प्रेसों पर जो है प्रतिबंध लगाने का प्रक्रिया किया था लॉर्ड लिटन। ठीक। जो 1891 में जाके बंद होता है। ठीक। रिपन के द्वारा। आगे देखते हैं आपदा से क्या समझा। आपदा का मतलब होता है कि बृहद पैमाने पर लोगों को जान माल की क्षति पहुंचाना। आपदा दो तरह से हो सकता है, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। प्राकृतिक में हम लोग आ जाए तो बाढ़, सुखाड़, ओलावृष्टि, उसके बाद देख ले तो भूकंप, सुनामी, ये सब जो है प्राकृतिक में आ जाता है। तब भूकंप आता क्यों है तो आगे सब हम बताएंगे। ठीक। चलिए इधर है आगे। उसके बाद देखिए सुखाड़, बाढ़ का कारण निवारण क्या होता है। तो सुखाड़ आने का कारण क्या हो सकता है? अगर 75 सेंटीमीटर से अगर पानी ज्यादा कम हो रहा है तो समझिए सुखाड़ आना संभव है। और इसका निवारण क्या कर सकते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा बांध बनाएंगे, नहरों का विकास कराएंगे, पानी को संरक्षित रखेंगे, इससे जो है सुखाड़ को हम लोग निवारण कर सकते हैं। अगर देखा जाए बाढ़ जो है कैसे आता है, तो नदियों के तलहटी में अगर ज्यादा से ज्यादा अवसाद बन जाए तो वो बाढ़ का रूप धर लेता है। जैसे हम लोग नाली में देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसमें जो है अवसाद जम जाता है तो नाली से पानी ऊपर के जो है आने लगता है। उसी प्रकार ये होता है। ठीक। अगर इसको बचने का तरीका क्या हो सकता है? तो बचने का तरीका अगर प्रबंध आकस्मिक देखा जाए तो हम लोग ऊंचे स्थानों पर चले जाएंगे ना। उसके बाद जो है छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध का जो है व्यवस्था करा लेंगे। बाढ़ खत्म होने के बाद जो है कीटनाशक छिड़काव करा देंगे, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह ये सब का। ठीक। कीटों का व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा करवा लेंगे। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो सुखाड़ और बाढ़, तो बाढ़ उत्तरी क्षेत्र में, बिहार के उत्तरी क्षेत्र में ज्यादा होता है, सुखाड़ जो है दक्षिणी क्षेत्र में ज्यादा होता है, याद रखिएगा। चलिए भूकंप और भूकंप के तरंगे। तब भूकंप के तरंगे हम लोग पढ़े हैं 3। एक कौन? पी पहला,
एस सेकेंड और लास्ट एल, 3 गो होता है, PSL, PSL। P का मतलब होता है क्या और S का मतलब क्या होता है, L का मतलब क्या होता है, तो समझो। P का मतलब होता है प्राथमिक तरंग, S का मतलब होता है सेकेंड यानी द्वितीय तरंग, L का मतलब होता है लास्ट यानी दीर्घ तरंग। दीर्घ तरंग यानी लास्ट तरंग सबसे बड़ी तरंग होती है, इसे जो है पूरा विनाश फैला देता है, ठीक। अब देखिए भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र। अब भूकंप आता कैसे है, तो नीचे तलहटी में, मतलब निचली हम लोग का पृथ्वी के नीचे भाग के चट्टान जो है उसके खिसकने या टकराने के कारण भूकंप आता है, ठीक। ये जो है ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। अगर देखा जाए भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र, भूकंप का केंद्र भी होता है, अधिकेंद्र भी होता है। तो केंद्र का मतलब क्या हुआ कि केंद्र वहां जहां से स्टार्ट हो रहा है, अधिकेंद्र जहां पर जाके रुक रहा है। जैसे भूपर्पट्टी पर आके रुक जाता है भूकंप, तो उसको क्या कहते हैं, अधिकेंद्र, और जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको केंद्र कहते हैं। चलिए आगे, आपदा प्रकार कारण निवारण, मतलब आपदा के प्रकार हम बताए हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। इसका कारण क्या है, निवारण क्या है, ये सब बता दिए हैं, ठीक। चलो आगे देखते हैं संसाधन के प्रकार एवं आधार। संसाधन देखें तो मानवीय सुविधाओं को पूर्ति करने वाले को संसाधन कहते हैं। जैसे एक मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो ये हमारे लिए संसाधन हुआ, लेकिन ये कौन सा संसाधन हुआ, ये संसाधन हुआ मानव निर्मित। हवा जो है हमारे मानवीय संसाधनों को पूरा कर रहा है, तो वो संसाधन कौन हुआ, तो प्राकृतिक हुआ। कौन हुआ, प्राकृतिक हुआ, ठीक। जैसे प्राकृतिक में देख लिए तो भूकंप, सुनामी, ठीक, ओलावृष्टि, ये सब बता दिए हैं। अगर देख ले मानव निर्मित में देख ले तो आग लगना, आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिक दंगे, ये सब क्या आता है, ये सब जो है मानव निर्मित में आता है, ठीक। आगे चलते हैं। इसके आधार जो है, आधार पर प्रकार देख लिया जाए तो उपयोगिता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर आता है। तो उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव होता है, जान जिसमें होता है उसको जैव कहते हैं, जिसमें जान ना होता है उसको अजैव कहते हैं। उपयोगिता के आधार पर देखें तो नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिसका उपयोग होने के बाद निर्माण ना हो सके। अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है, सॉरी, नवीकरणीय का मतलब जिसका उपयोग होने के बाद फिर से निर्माण हो जाए, जैसे सूर्य के प्रकाश वगैरह, पवन ऊर्जा, लहरें, ठीक। अगर अनवीकरणीय का है तो अनवीकरणीय में जिसका उपयोग होने के बाद एक बार निर्माण ना हो के, जैसे आप कोयला का निर्माण कर लीजिए, नहीं, लाखों साल लग जाएगा। आप पेट्रोलियम का क्या बोलते हैं, बना सकते हैं पेट्रोलियम, नहीं, उसको लाखों साल लग जाएगा बनाने में, एक बार उपयोग हो गया खत्म हो गया तो, ठीक। खनिज को आप बना सकते हैं, नहीं, एक बार जब बन गया, निकल गया, खुदा गया तो दोबारा यूज नहीं हो सकता। चलिए उसके बाद क्या बोलते हैं, उपयोगिता हो गया, उत्पत्ति हो गया। थोड़ा देख लेते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर देखा जाए तो 4 होता है, कितना, 4। विकास के आधार पर भी है 4, लेकिन बताएंगे उसको भी। स्वामित्व के आधार पर देखें तो 4 होता है। तो पहला राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत, सामुदायिक। राष्ट्रीय का मतलब राष्ट्र के हित में सरकार के अंतर्गत हो, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब पूरे विश्व के अंतर्गत में हो, जैसे हम लोग देख ले ग्रह, समुद्र वगैरह ये सब, ठीक। अगर व्यक्तिगत कहें तो खुद का, निजी, जैसे तुम्हारा पिताजी का खेत कोई किसी दूसरा का है, नहीं, व्यक्तिगत है आपके पिताजी का। आपका मोबाइल दूसरा का कोई का थोड़े है, आपका ही है, तो व्यक्तिगत संसाधन हो गया। सामुदायिक, सामुदायिक मतलब किसी चीज पर विशेष समूह का अधिकार हो, जैसे मंदिर पर हिंदुओं का अधिकार, मस्जिद पर मुस्लिमों का अधिकार, कब्रिस्तान, चरागाह, उसके बाद कहें तो शमशान घाट, ये सब क्या है, सामुदायिक संसाधन है, जिसका सब उपयोग करता है, लेकिन विशेष किसी जाति का अधिकार होता है। चलिए आगे देख लिया जाए तो मृदा के प्रकार। तो मृदा के प्रकार देखें तो 5 प्रकार के होता है। जैसे जलोढ़ देखें तो सबसे ज्यादा बिहार भारत में जो है जलोढ़ मृदा होता है। तो जलोढ़ का मतलब जो बहा के आ रहा है, ठीक। जलोढ़ हो गया, लाल या पीली मृदा हो गया, लेटराइट हो गया, काली मृदा या रेगुर मृदा हो गया, मरुस्थलीय मृदा हो गया। बात समझ रहे हैं। चलिए इस सबको डिटेल से नहीं चलेंगे, ज्यादा ही टाइम लग जाएगा। आगे आते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब क्या होता है, बड़े पैमाने पर फसलों को उत्पादन करना। जैसे हम लोग हाइब्रिड आज जानते हैं, हाइब्रिड जो होता है मतलब थोड़ा सा बीज में ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादन करना, उसको हम लोग कथी कहते हैं, हाइब्रिड। तो उसी प्रकार जो है क्या हुआ था, लाला लाजपत राय हरित क्रांति का जो है एक नारा दिए थे उस समय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत में उस समय से जो है हरित क्रांति की बहुत मतलब बढ़ चढ़ के जो है अथी होने लगा, उत्पादन होने लगा, ज्यादा से ज्यादा गेहूं जो है रोपा जाने लगा। थोड़ा सा बीज बोने से जो है ज्यादा से ज्यादा जो है फसल लहलहाने लगा। आप समझ रहे हैं, यानी एक शब्दों में कहे तो कम बीजों के माध्यम से अधिक फसलों में वृद्धि को कथी कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं
खनिज, खनिज और खनिज संसाधन। खनिज का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर से खोद कर निकाले गए पदार्थ को खनिज कहते हैं। खनिज संसाधन में हो सकता है धात्विक और अधात्विक। धात्विक में हम लोग क्या कर सकते हैं, लौह युक्त और अलौह युक्त, और अधात्विक क्या कह सकते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। आगे देखते हैं, मार्ग को समझाएं। मार्ग का मतलब होता है कि रास्ता। तो रास्ता हम लोग अनेकों प्रकार का देख लिए, 5-6 प्रकार का। जैसे देखें, स्थल मार्ग में सड़क मार्ग आ जाता है, रेल मार्ग आ जाता है, वायु मार्ग आ जाता है, जल मार्ग आ जाता है, पाइपलाइन मार्ग आ जाता है, तो ये सब हो जाता है। ठीक, आगे देखें, आगे देखते हैं, मार्ग हो गया। प्रदूषण के कारण और निवारण। तो प्रदूषण हम लोग देखते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सब देखते हैं ना। तो वायु प्रदूषण फैलता क्यों है, फैक्ट्रियों के द्वारा। जल प्रदूषण फैलता क्यों, फैक्ट्रियों और कचरा फेंकने के द्वारा, गाय भैंसी को नहवाने, लाश दहवाने के कारण। इसका निवारण क्या कर सकते हैं, ठीक इसका उल्टा कर दीजिए, इस सबको बंद कराइए। गाय वगैरह भैंसी वगैरह नहीं धोइए, कचरा को कम उसमें डालिए, उसको साफ सुथरा कराइए। तो इसे जो है प्रदूषण रोक सकता है, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को ज़्यादा नष्ट कर रहा है ये सब प्रदूषण। ठीक, आगे देखते हैं, ये हो गया। अब हैस्यूर विधि। हैस्यूर विधि का मतलब होता है एक प्रकार का रेखा के द्वारा जो है प्रदर्शित की जाता है। इसका जो है शुरुआत, विकास जो है लेहमान किया था। कौन किया था, लेहमान। हैस्यूर विधि का मतलब होता है एक प्रकार, समझिए, जैसे यहाँ पर जो हो गया, तो यहाँ जो होगा सबसे गाढ़ा, आँख चौंधिया रहा है, इसके वजह जो गाढ़ा जो होता है, गाढ़ा जो ज्यादा तीव्र ढाल वाला है उसको गाढ़ा जो है लाइनिंग से प्रदर्शित किया जाता है। जो ढलान है ज्यादा तीव्र जो है पानी बहने वाला है उसको गाढ़ा से प्रदर्शित करते हैं, बात समझ रहे हैं। और जो कम ढलान है उसको हल्का चीना पार दिया जाता है। यह हैस्यूर विधि का तरीका है चित्र का, जिसका शुरुआत लेहमान ने किया था। कौन किया था, लेहमान ने। अब देखते हैं आगे, बिहार में पिछड़ेपन का क्या कारण है। तो पिछड़ेपन का कारण क्या है, अशिक्षा, जनसंख्या बढ़ोतरी, यही ना है, जातिवाद, ये सब पिछड़ेपन का कारण है। और इसका निवारण क्या है, तो इसी का उल्टा कर दीजिए। अगर जातिवाद खत्म हो जाएगा, जनसंख्या रुक जाएगा, बात समझ रहे हैं, शिक्षा में विकास होने लगेगा, तो कन्फर्म है कि पिछड़ेपन से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग का मतलब होता है डायरेक्ट उपयोग करने वाला उद्योग। जैसे हम लोग दुकान में जाते हैं तो कोई बिस्किट लेते हैं तो डायरेक्ट न खरीदते हैं, हम लोग कंपनी से थोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार के उद्योग को उपभोक्ता उद्योग। नगदी फसल। नगदी फसल का मतलब काटे और जाके बेच दिए, जैसे गन्ना, तंबाकू, चाय वगैरह, मकई वगैरह, ये सब कथी नगदी फसल में आता है, वाणिज्य फसल में आता है, व्यापारी फसल में आता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब है कि जिसके अनेकों उद्देश्य हो। क्या, जिसके अनेकों उद्देश्य हो। जैसे बांध ही देख लो, भाखड़ा नंगल बांध देख लो जो सतलज पे है ना। तुंगरवादा देख लो जो तुंगरवादा पे है। नागार्जुन देख लो जो कृष्ण पे है। ये सब बांध जो है इसका जो अनेकों उद्देश्य है, एक तो कि पानी को रोक देता है, और दूसरा उस पर रास्ता भी बन जाता है, तीसरा जो उसके जो है बगल में स्विमिंग वगैरह, पार्क वगैरह ये सब बना देता है, जो लोग उस वहाँ पे देखने आते हैं। तो इससे जो है अनेकों उद्देश्य है, बात समझ रहे। बिजली भी उत्पादन होता है उससे, बांध से। तो एक जो है काम हुआ उसका अन्य उद्देश्य हो, जिसको क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। मृदा प्रदन। मृदा प्रदन का मतलब होता है कटा के, बहा के, उड़ा के अगर ले जा रहा है मिट्टी को तो उसको मृदा प्रदन कहते हैं। मृदा प्रदन के रोक के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष का रोपण करते हैं, बात समझ रहे हैं। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा करें तो घास फूस लगाते हैं, भूमि को निम्नीकरण रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा नमीकरण रहे, तो मृदा प्रदन को रोक सकते हैं। आगे देखते हैं, लोकतंत्र और प्रजातंत्र। तो लोकतंत्र का सबसे बढ़िया परिभाषा देते हैं अब्राहम लिंकन। जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के शासन को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। वही प्रजातंत्र देख ले तो प्रजातंत्र में खास अंतर नहीं है, सेम टू सेम वही है, यानी प्रजा के शासन, जनता के शासन को हम लोग प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। ठीक, आगे देखें हम लोग संघीय व्यवस्था क्या है। तो संघीय मतलब हमारा अनुच्छेद 1 में ही कह दिया गया है कि हमारा जो है देश राज्यों का समूह है, ए ग्रुप ऑफ स्टेट। हमारे भारत को देश नहीं संबोधित किया है, राज्य के समूह, अनुच्छेद 1 में, बात समझ रहे हैं। यानी राज्य के समूह को हम लोग संघीय कहते हैं। असंघीय व्यवस्था का मतलब कथी, यहाँ पे हर संघ है, हर राज्य में हर सत्ता है, हर का मुख्यमंत्री है, यानी कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग के यहाँ है। देखे थे ना कि हम लोग रूस का विघटन हुआ था 91 में, किस कारण, सेंट्रलाइज करने के कारण, ज्यादा से ज्यादा केंद्रीकरण कर दिया, वो विघटन हो गया सरकार का। और वही डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी हर जगह जो है सरकार को माने
अपना अपना जो है जिम्मेवारी सौंप दिया। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ही पूरा देश को संभाले, पूरा राज्य को संभाले तो संभलेगा नहीं, लेकिन हर राज्य में एक मुख्यमंत्री, हर स्टेट में जो है एक मुख्यमंत्री हो जाए, हर जिला में जो है एक पदाधिकारी हो जाए, मजिस्ट्रेट हो जाए, हर गांव में एक मुखिया हो जाए, हर पंचायत में एक जो है बढ़िया से पंचायत समिति हो जाए। तो इस प्रकार जो है अन्य जगहों का, अन्य क्षेत्रों का, अन्य राज्यों का, अन्य देशों का जो है सत्ता बट जाती है, जिसके कारण बढ़िया से देश चल पाती है। अगर वही केंद्रीकरण कर दे तो देश तबाह हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक तरफा, तो एक तरफा खैर उसमें नहीं है। एक तरफा जो है शासन व्यवस्था देखा जाए तो किंग जॉम के है, यानी नॉर्थ कोरिया में। और वही एक तरफा अनुबंध व्यवस्था देखे तो क्या, जो लोगों को मजदूर साइन करा के वगैरह क्या किया जाता था, उत्तरी भाग से पश्चिमी भाग से ज़्यादा बिहार के लोगों को मजदूरी कराने के लिए बाहर विदेश ले जाया जाता था और वहीं पे रख लिया जाता था। जैसे मॉरिशस चल जाओ, ज़्यादातर वहाँ जाता था। जमाइका चल जाओ, वहाँ पे जाता था। ठीक, चलो आगे देखते हैं। दोहरी व्यवस्था। दोहरी व्यवस्था का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग का देखें, विधानसभा भी है और राज्यसभा भी है ना। राज्यसभा भी है, विधानसभा है। मतलब हर स्टेट का भी चुनाव होता है और प्रधानमंत्री के लिए भी चुनाव होता है कि नहीं? तो दोहरी व्यवस्था है ना। चलिए, एक पक्ष विपक्षी है, एक सत्ताधारी भी है। इस प्रकार की हम लोग का दोहरी व्यवस्था है। आगे देखें तो दल बदल कानून। तो दल बदल कानून क्या है? तो दल बदल कानून ऐसा कानून है जिसमें कोई भी एक दल का, ग्रुप का सदस्य अकेला अपना से जो है अपना अधिकार से नहीं जा सकता है जब तक उसका अनुमति उसका दल न दे। जैसे हम पार्टी में देखें, जीतन राम मांझी का हम पार्टी है, तो उसमें 4-5 जो विधायक हैं वो अकेला भाग सकते हैं किसी दल में नहीं। पहले था, 1985 के पहले था, बिका जाता था लोग और उसके जो है दूसरा दल में जाके चिपक जाते थे। जैसे अभी ही सरकार बना है, अगर अभी सरकार वैसा दल बदल कानून नहीं रहता, 1985 में राजीव गांधी जो है कानून नहीं लाते, तो आज जो है दल बदल का जो है बहुत जो है देखा जाए तो बहुत मतलब बेहियात जो है एथी करता, लोग यूज करता, नाखौफ तरीका से करता उसका यूज। बात समझ रहे हैं? जैसे में मान लिया कि उसको सरकार बनाना है, अब इसको सरकार बनाना है तो क्या करता, सब घूस दे देता, 2 करोड़ से हमरा में चले आओ, भाई इसका ज्यादा बन जाता और एक दल में जो है फुट डल जाता। इसके कारण राजीव गांधी क्या किए, 1985 में, 1885 में तो कांग्रेस की स्थापना, 1985 में दल बदल नया एक कानून ला दिए, जिसमें ये कहा गया कि किसी दल का नेता जीतने के बाद उसी दल में रहेगा, न कि किसी दूसरे दल में जाके सत्ता हासिल करके उसका जो है सरकार बना दे। बात समझ रहे हैं? जब तक उसका जो है पूरे दल का जो है समर्थक नहीं रहेगा तब तक वो नहीं जाएगा। जैसे मेन हो गया जीतन राम मांझी, तो उसके दल का थोड़े जा सकते हैं एगो कोई व्यक्ति, पूरे दल जो है जाएगा तभी जाके उसका जो है सत्ता मान्य होगा। आगे देखते हैं। चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड से शुरुआत हुआ था, जिसमें जो है राजाओं के द्वारा ठेकेदारों को भेजा गया था कि वृक्ष काट के लाओ, लेकिन वहाँ के लोगों जो है इसका खुल के विरोध किया और उस पेड़ से चिपक जाता था, जिसके कारण उसका विरोध सफल हुआ और वहाँ पे ये जो है चिपको आंदोलन सुदृढ़ तरह से सफल हो गया। ठीक, और ये जो है आंदोलन बहुत जगह चलता रहा। ठीक, आगे देखते हैं। सत्ता में सरदारी। सत्ता में सरदारी का मतलब क्या है? सत्ता में सरदारी, जिस प्रकार हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में जो है एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के साथ मिलके जो है रन बनाता है, तो एक रन में दोनों का सरदारी हुआ कि नहीं? उसी प्रकार जब हमारा शासन व्यवस्था है तो हर वर्ग, हर जाति, हर कास्ट का लोग जो है उसमें भाग ले सकता है। हमारे संविधान में कहीं लिखा है कि नहीं निचली जाति जो है चुनाव नहीं लड़ सकता है, सत्ता में सरदारी नहीं कर सकता है? नहीं लिखा है। तो वही कहता है सत्ता में सरदारी का मतलब होता है कि सब कोई का भागीदारी है, सब कोई भाग ले सकता है सत्ता हासिल करने के लिए। ठीक, चलिए आगे। दबाव समूह क्या होता है? तथा दबाव समूह का दबाव मतलब दबाना, समूह मतलब एक ग्रुप, जिस ग्रुप के द्वारा किसी को दबाया जा रहा है, एक दबाव समूह बनाया जा रहा है। जैसे विपक्षी दल क्या करता है, बड़े सत्ताधारी को दबाव देता है ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा काम बन जाए। आगे देखते हैं। ये हो गया अलगाववाद, आतंकवाद, नक्सलवाद। तो अलगाववाद क्या होता है? जैसे हम लोग देखते हैं अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो का नीति अपनाया था ना, तो उसी प्रकार जो है अलगाववाद मतलब किसी बीच रिश्ता में जो है दरार पैदा करके उसको अलग कर देना, जिसको अलगाववाद कहलाता है। ये ज्यादातर राजनीति वगैरह अपने समाज में भी देखने को मिलता है। चलो आतंकवाद। आतंकवाद का मतलब होता है कि किसी राज्य में या किसी देश में उपद्रव फैलाना,
कथी फैलाना, उपद्रव फैलाना, भगदड़ मचा देना, लोगों को गोलियों मारना, उड़ा देना। जैसे देखा जाए तो ताज होटल में जो है बहुत बड़का बम ब्लास्ट हुआ था कि नहीं। अब इस पर जो है उसको गरिया दिया जाए पाकिस्तान के, तो हिंदुस्तान के कुछ जो है गद्दार लोग खिसिया जाएंगे, काहे गरिया रहा है हमारे कास्ट के लोगों को, काहे गरिया रहा है। रे बेहुदवा खर का उस समय मनमोहन सिंह थे, अगर मोदी जी रहे तो कराची पूरा बलूचिस्तान उड़ा देते। बात समझ रहे हो। चलो आगे देखते हैं। तो ये हो गया आतंकवाद अलग अलग। नक्सलवाद देखें तो नक्सलवाद क्या होता है, तो नक्सलवाद का शुरुआत जो है देखा जाता है पश्चिमी बंगाल से जो नक्सलपुरी कभी नक्सलवाड़ी से जो है शुरुआत होता है नक्सलवाद का शुरुआत। ये जो है मजूमदार एक व्यक्ति था जो सत्ता के विरोध में जो है अपना एक सशस्त्र सेना का तैयारी करता है और नक्सली बना के जो है उसका विरोध करवाता है। और वो जो है चीन से मिला हुआ था, चीन के सपोर्ट से चलता था, उसका बहुत बड़ा प्रशंसक था, मतलब प्रशंसा करने वाला था, प्रशंसक। बात समझ रहे हैं, जिसका नाम हम माओवादी नाम से भी जानते हैं, माओवादी लोग। बात समझ रहे। आगे देखते हैं जातिवाद परिवारवाद। तो जातिवाद क्या होता है कि अपने ही जाति को वोट देना, अपने ही जाति को बढ़ावा देना, जातिवाद कहलाता है। जैसे हमारे बिहार में ही देख लीजिए, हर लोग अपना जो है जाति के वोट देने के प्रयास करता है। खुशवाहा देख लीजिए, खुशवाहा के वोट देगा, यादव देखिए यादव के वोट देगा, दलित देख लीजिए दलित को वोट देगा। मतलब सब लोग जो है बिहार में अपना जाति के ही वोट देने के प्रयास में रखता है। हमको तो ये नहीं लगता है कि मुखिया चुन रहे हैं कि दामाद चुन रहे हैं। बात समझ रहे हैं। यानी अगर बिहार को जो है विकास करना है तो दामाद नहीं चुनिए, एक विकासशील जो है मुख्यमंत्री चुनिए, तभी जातिवाद खत्म हो जाएगा। हमारे देख लीजिए यहाँ पे बिहार में जातिवाद पर जो है वोट दिया जाता है। जातिवाद तो हम लोग करके वोट दे देते हैं, लेकिन उसको जातिवाद थोड़े कहेंगे, उसको परिवारवाद कहेंगे। कैसे? तो कभी मुख्यमंत्री का देखे हैं कि ऐसा सोचा है कि ना हमारा यादव समाज के जो है जातिवाद लोग जो है सब वोट हमको देता है, जहाँ हमरे जाति के वोट देता है, हमरे जो है समाज को जो है सपोर्ट करता है। हम जातिवाद तब समझते जब हमारे मुख्यमंत्री अपने ही जात के किसी लोग को, पढ़े लिखे लोग को टिकट देके उसको मुख्यमंत्री बना देते, तब हम समझते कि ये असली जातिवाद है। ये जातिवाद कहाँ है, ये तो परिवारवाद है। अपने ही परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं। जब भी बनेंगे तो हमारा ही बेटा मुख्यमंत्री बनेंगे, जब भी बनेंगे तो हमारा ही पत्नी मुख्यमंत्री बनेंगे, जब भी बनेंगे तो हमारा ही बेटी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जातिवाद कहाँ हो रही, तो परिवारवाद है। तो जब तक आप दामाद खोजते रहिएगा तब तक विकास नहीं होगा बिहार का। नेता खोजिए, विकासशील नेता खोजिए, तब जो है आपका जो है विकास होगा। जाति पाति पर वोट दीजिएगा तो आप जातिवाद में फंसिए, परिवारवाद में फंसिए, तो ये हो गया आपका जातिवाद। परिवारवाद हो गया मतलब अपने ही परिवार को बढ़ावा देना। ठीक, अगला देखते हैं लोकतंत्र के लिए चुनौतियां। तो लोकतंत्र के लिए चुनौतियां यही ना है, नक्सलवाद, जातिवाद, अलगाववाद, ये सब क्या है, परिवारवाद, ये सब क्या है, लोकतंत्र का चुनौती है जो आने वाले समय में इसको जो है बर्बाद कर सकता है लोकतंत्र को। बात समझ रहे। चलिए आगे, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार जो है राजस्थान से शुरू होता है। इस सूचना का अधिकार जब से आया है, हम लोग जो है किसी चीज का सूचना ले लेते थे, न तो पहले जो है इसका सूचना का अधिकार भी नहीं था। हम किसी जो है मुखिया से अब खुल के बोल भी नहीं सकते कि कितना इसमें जो है पैसा लगा है, अधिकार ही नहीं था। लेकिन राजस्थान से जब शुरू हुआ तो आज हम लोग किसी मुखिया से डट के भी पूछ सकते हैं कि हाँ हमारा अधिकार है कि इसमें कितना कौन चीज लगा हमको बताइए। नहीं बताया तो आप ब्लॉक में जाके अपना जो है उसका रिपोर्ट ले सकते हैं। आप किसी चीज का जो है अधिकार कर सकते हैं पूछताछ करने का। आप किसी दुकान में जा रहे हैं तो उसका पूरा जो है आप सूचना वगैरह ले सकते हैं कि यहाँ डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है। आपको कोई मना नहीं कर सकता है सूचना के अधिकार नियम से। ठीक, तो यहाँ तक ये जो है आपका लगभग अभी थोड़ा सा और है, ये सूचना का अधिकार है। अर्थव्यवस्था में देख ले तो अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था का प्रकार। अर्थव्यवस्था देखा जाए तो किसी देश और राज्य का एक प्रकार का रीढ़ है। अगर रीढ़ टूट जाए तो वो जो है अर्थव्यवस्था वहां का झुक जाता है। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या, अर्थ और व्यवस्था, मतलब पैसा की जो है एक क्रमागत तरीका से व्यवस्था को, व्यवस्थित ढंग को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था देखा जाए तो 3 प्रकार के होता है, पूंजीपति, समाजवादी और मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत में देखा जाए तो है। समाजवादी देखा जाए तो हमारे चीन में है। हमारे नहीं, वो तो दोगला है, दुश्मन है। वही देख लिया जाए तो ब्रिटेन वगैरह, अमेरिका में तो पूंजीवादी व्यवस्था है। तो पूंजीवादी क्या है, तो जिस पर
पूंजीवादी का मतलब होता है जिस पर किसी व्यक्तिगत रूप का जो है अधिकार हो, उस पर जो है सरकार का अधिकार ना हो। जैसे कारखाना है तो कारखाना पर किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार हो, किसी अन्य सरकार का अधिकार ना हो। जैसे देख लिया जाए हम लोग का मिश्रित व्यवस्था में, भले तुम्हारा फैक्ट्री है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन सरकार के अधिकार में रहना पड़ेगा आपको। तो ये कहती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, उससे कर वसूला जाता है। वही समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखा जाए, तुम्हारा फैक्ट्री है, हर चीज तुम्हारा, लेकिन सरकार का उस पर अधिकार है, और जो है सरकार उस पैसा का जो है जन कल्याण में प्रयोग करता है, तो उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था करते हैं। ठीक आगे, वैश्वीकरण और बचत और आय। वैश्वीकरण का मतलब होता है सारे विषयों को एक कर दो, वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब आयात निर्यात सब कर दे तो क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। मतलब एक देश से दूसरे देश में आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, हमारा देश उस देश के साथ जो है एक अतिथि का संबंध रख रहा है हर प्रकार से। जरूरी नहीं है कि आयात निर्यात खाली सामान्य से, नहीं, हर प्रकार से अगर संबंध बढ़िया है तो वैश्वीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। अगर देखा जाए बचत, बचत का मतलब होता है जितने कमा रहे हैं उसमें से खर्चा किए, उसका जो माइनस जितना बचा है उसको हम लोग बचत कहते हैं। मान लीजिए कि आपका पिताजी 1000 रुपया कमा रहा है, जिसमें से 400 रुपया खर्च कर दिए, तो 600 रुपया आपका बचत हो गया। ठीक, इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। चलिए आगे, आय। आय का मतलब कहते हैं जब कोई व्यक्ति मजदूरी या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से मजदूरी करता है, जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से मजदूरी करता है और उसका जो मजदूरी मिलता है उसको हम कथी कहते हैं? आय, इनकम। ठीक, आगे देखते हैं हमारी वित्तीय संस्थाएं। हमारी वित्तीय संस्थाएं का मतलब होता है, जैसे हमको वित्तीय मतलब बांटना, संस्थाएं मतलब एक संस्थान, शाखा। जैसे हम लोग देखें स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, इलाहाबाद, इंडियन, ऐसे बहुत ऐसा जो है बैंक है जिसका नाम परिवर्तित हो गया, इलाहाबाद का इंडियन हो गया। तो ऐसा बहुत बैंक है जो हमको पैसा प्रदान करता है, ऋण प्रदान करता है, ना करता है, तो इसी को हम लोग कथी कहते हैं? वित्तीय संस्था। सकल घरेलू उत्पाद, इसका देखा था जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब होता है कि एक साल में सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब घरेलू, मतलब हमारे देश में कितना जो उत्पादन हो रहा है उसका कितना इनकम हुआ है, उसको हम कथी कहेंगे? एक साल में सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। ठीक, प्रति व्यक्ति आय देखो तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है जितना हमारे देश में बाहरी लोग का भी जो यहाँ पे फैक्ट्री बैठा है, सारे इनकम को मिला के और उसके बट्टा में भाग दे दिया जाता है जनसंख्या से, कि हमारे भारत में कितना जनसंख्या है। मतलब कहने का मतलब हमारे देश के टोटल इनकम से, एक साल का इनकम से एक साल के जो जनसंख्या है उससे भाग देंगे, जो भाग होके जो हमारा जो भागफल आएगा, मतलब उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रति व्यक्ति आय। जैसे समझिए हमारा जो है एक साल का जो है, एक साल में हमारा 4 रुपया हो रहा है, और जनसंख्या हमारा कितना है? 2, तो काट दिए तो कितना हुआ? 2, तो ये कितना हुआ? ये प्रति व्यक्ति का जो है ये तुम्हारा कथी हो गया? आय हो गया। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट का मतलब है, मानव मतलब आदमी, विकास मतलब क्या? वृद्धि। विकास मतलब क्या? वृद्धि। वृद्धि किस चीज में? शरीर में वृद्धि नहीं। अगर देखा जाए तो कैलोरी भी आता है, शरीर में वृद्धि भी आता है। जैसे देखा जाए शिक्षा में वृद्धि, बात समझ रहे हैं? व्यापार में वृद्धि, बात समझ रहे हैं? उसके बाद देखा तो रोजगार में वृद्धि, बात समझ रहे हैं? जनसंख्या में वृद्धि वो अलग हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति के जो देखा जाए तो एक व्यक्ति का जो है लगभग सभी संसाधन को पूरा कर रहा है। जैसे हमारे शरीर के लिए कौन कौन से संसाधन है पूरा होने वाला जो हमको मिल रहा है, कितना वृद्धि होगा। जैसे मान लिए कोई जो है राशन उठा रहा है, तो उस राशन में कौन नहीं उठा रहा है, कौन उठा रहा है, किसको जरूरी है, किसको जरूरी नहीं है उस चीज का, कितना लोग गरीब हुआ, कितना लोग अमीर हुआ, कितना कैलोरी जो है लोग यूज कर रहा है खाना, कितना कैलोरी लोग नहीं कर रहा है, इस सब का जो है लेखा जोखा क्या कहलाता है? मानव विकास रिपोर्ट। मतलब एक प्रकार का रिपोर्ट दे दे, बात समझ रहे? मानव के विकास के रिपोर्ट, कागज दे दे, लेखा जोखा दे दे, क्या कहलाता है? मानव विकास रिपोर्ट। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो है खत्म हो गया। अब देखा जाए तो ये सब तो हो गया, लगभग बताइए दिए। तो इसमें जो है आपको लगभग हम इंपोर्टेंट बता रहे हैं, उसको दिमाग पर रखना है। सबसे पहले है 1830 और 48 की क्रांति रख लीजिए दिमाग पर, खूनी रविवार रख लीजिए, कार्ल मार्क्स के परिचय रख लीजिए, ठीक, रूसीकरण नीति, फरवरी के क्रांति, ये सब रख लीजिए। ठीक,
सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन के जितना दिए वो सब रख लीजिए। उसके बाद देखा जाए इधर निर्व औद्योगिकरण है, सब पूरा देख लीजिए, ठीक, बुर्जुआ वर्ग ये पूरा देख लीजिए। उसके बाद देखा तो आपदा क्या जानते हैं ये सब देख लीजिए, सुखाड़ वगैरह देख लीजिए। उसके बाद जो है आपदा के प्रकार, भूकंप वगैरह ये सब देख लीजिएगा पूरी तरह से। उसके बाद इधर आ जाए तो चिप को देख लीजिएगा, दबाव समूह देख लीजिएगा, लोकतंत्र देख लीजिएगा, यही बहुत है। उसके बाद देखें तो इधर आ जाते हैं, खनिज का प्रकार पूरा देख लीजिएगा, ठीक, संसाधन का प्रकार पूरा देख लीजिएगा जितना भी है। बिहार का पिछड़ेपन का कारण ये भी देख लीजिए। उसके बाद बहुदेशीय परियोजना, मुद्रा प्रबंधन ये देख लीजिए। उसके बाद अर्थव्यवस्था के प्रकार वगैरह ये सब देख लीजिएगा। इसका जो है कोई भी पूछ सकता है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, कोई एक पूछ देगा 2 नंबर तो बता दीजिएगा, तब पूरा जान ले रहिएगा तब ना, ऐसे बता भी दिए हैं। उसके बाद हमारी वित्तीय संस्थाएं कन्फर्म आने वाला है, ठीक, सकल घरेलू उत्पाद ये देख लीजिएगा, प्रति व्यक्ति या ये सब बता दिए, थोड़ा ये सब देख लीजिएगा। लेकिन जो जो मेन बता दिए उसको याद कर ही जाइएगा, ठीक है। अगर इस सब का नहीं मालूम है तो हम डिटेल से वीडियो पढ़ा दिए हैं, वीडियो में पढ़ा दिए, 1 शॉट वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है या फिर जाके प्लेलिस्ट में भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक, वहां से आप लोग तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। खत्म हुआ हमारा महाभारत। थैंक यू। बाप रे बाप।